हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का डर करेंट अफेयर जिसकी एक पैकेट बना करके, दवाई रूपी डोज बना करके हमारे टीम के द्वारा आप लोग के लिए रखा गया है। ये वीकली डोज होगा। जिस तरह डॉक्टर साहब वीक में 3 दिन का डोज देते हैं, लाइक इट इज, उसी तरह से हम आपको वीक में 3 से 4 दिन इसी तरह से क्वेश्चनों का डोज देंगे, ताकि अपकमिंग एग्जाम्स जो अपकमिंग एग्जाम है, खास करके अभी एईडीओ हो गया, उसके बाद टीआरई का एग्जाम, उसके बाद एसआई का एग्जाम, और हमारा 72nd बीपीएससी का प्रिपरेशन अभी से चालू रहेगा। चलिए हम लोग करेंट अफेयर का डर को खत्म करते हैं। इस मूड और इस मिजाज के साथ आप लोग क्या करिएगा, हर एक सवाल को लिखते चलना है ऑप्शन के साथ, हिंदी या इंग्लिश दोनों में, जो आपका माध्यम है। चॉइस इज योर्स एंड आंसर विल बी माइन। चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 का राजकोषीय घाटा लक्ष्य कितना है? द यूनियन बजट 25 एंड 26 एम्स टू अचीव विच टारगेट फॉर फिजिकल डेफिसिट? उत्तर तो हम आपको बता दें और आपको पता होगा तो बहुत ही सुंदर, लेकिन राजकोषीय घाटा है क्या सर? व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट? ये है क्या सर? इकोनॉमिक्स का टर्म्स है, आपको बताते हैं। राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार अपनी इनकम से ज्यादा, अपने आय से ज्यादा खर्च कर दे। नहीं समझ में आया सर? कहना क्या चाहते हैं? मानते हैं सरकार के पास 100 रुपए टोटल फिनेंशियल ईयर में आया, एक वित्तीय वर्ष में सरकार के पास टैक्सेज से, लोगों का जो टैक्स लेती है सरकार, उससे 100 रुपए सरकार को प्राप्त हुआ। सरकार ने हॉस्पिटल खर्चा, पेंशन, सैलरी में 120 रुपए खर्चा कर दिया। सरकार को क्या हो गया? सरकार को 20 रुपए का राजकोषीय घाटा। दिस इज कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट। जब स्पेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीजेस व्हाइल इनकम इज लेसर, जब खर्च ज्यादा हो और इनकम कम हो तब कोष में घाटा होता है, राजकोषीय में घाटा होता है। ठीक है, बात को आगे आगे बढ़ाते हैं। इसमें सर क्या इंक्लूड नहीं होगा? इसमें इंक्लूड नहीं होगा बोरोइंग। बोरोइंग यानी उधार। आप अगर बाहरी देशों से, अगर आप बाहरी किसी ऑर्गेनाइजेशन से उधार मांग लिए और अपने इस 20 रुपए के घाटा को 20 रुपए उधार मांगकर बराबर कर दिए, तो कभी भी ऐसा डाटा हम लोग को देखना नहीं मिलेगा। इसलिए इसमें बोरोइंग एक्सक्लूड होता है, बाहर रखा जाता है, उसमें काउंट नहीं किया जाता। ये तो सर आपने कंडीशन समझा दिया, ये राजकोषीय घाटा होता क्यों है। फिगर को बताइए कितना है। हम लोगों ने लक्ष्य को कम किया है। पिछले साल हम लोग 24-25 में 4.8 थे परसेंट हम लोग का टारगेट था। इस बार हम लोग को 4.4% टारगेट है, यानी 4.4%। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किस क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई है? यानी द प्रधानमंत्री, द पीएम धन धन कृषि योजना वाज लॉन्च टू बेनिफिट विच सेक्टर? ये एग्रीकल्चर, कृषि, कृषि विभाग को बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये शुरू किया गया था, शुरू किया गया है। इसका टोटल लागत कितना है? 24,000 करोड़ रुपए। 24,000 करोड़ रुपए किसानों को मदद किया जाएगा। कितने जिलों के? 100 जिलों में। सब इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल अगर स्कीम से नहीं आता है, ये नहीं आता है, तो ये ही सवाल बनेगा। यानी ये 24,000 करोड़ का टोटल स्कीम है, 6 सालों तक, याद रखिएगा 6 सालों तक दिया जाएगा प्रत्येक वर्ष, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, यानी 6 साल तक ये 24,000 करोड़ दिया जाएगा। कितने किसानों को ये, सॉरी, कितने जिलों को? 100 जिलों को दिया जाएगा। 100 जिलों को दिया जाएगा। और इसमें कितने किसान बेनिफिट होंगे? लगभग 1.7 सीआर, 1.67 करोड़, 1,07,00,000 किसान को मदद पहुंचेगा इस बेनिफिट से, इस स्कीम से। कौन से डिस्ट्रिक्ट को पिक किया जाएगा? 100 डिस्ट्रिक्ट को पिक करना है इस अंतर्गत में।
तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को 3 क्राइटेरिया रखा है सरकार ने। लो प्रोडक्टिविटी यानी वहां उपजाऊ कम हो, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, धान उगाता है तो कम उगता है धान, और लेस क्रेडिट डिस्बर्समेंट, और धान बाजार में बेचने जाता है तो धान का क्वालिटी कमजोर होगा तो कम भाव में बिकेगा, है कि नहीं। तो ये क्राइटेरिया में फॉल करेगा, जो जो इस क्राइटेरिया में अंतर्गत आएंगे उनसे सरकार जो है ये मदद करेगी, ठीक है। ये कृषि विभाग के लिए था। आगे बढ़ते हैं। द नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी 2025 इज एम टू हेल्प इंडिया इन विच कंटेक्स्ट। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 का उद्देश्य भारत को किस संदर्भ में मदद करना है, यानी ओलंपिक्स 2036। ये है ओलंपिक 2036 के लिए हम लोग कमर कस रहे हैं, ये इसीलिए इस पॉलिसी को लाया गया है, नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी इन फेजिंग द ओलंपिक 2026 2036 को मद्देनजर रखते हुए ये पॉलिसी को लाया गया है। विच मिशन वाज लॉन्च्ड इन 2025 फॉर स्ट्रेंथनिंग नेशनल सिक्योरिटी। 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया, तो इसे मिशन सुदर्शन चक्र कहते हैं। मिशन सुदर्शन चक्र जो नेशनल शील्ड की तरह काम करेगा। नेशनल शील्ड लिख लीजिए, नेशनल शील्ड यानी ढाल की तरह, देश का ढाल की तरह काम करेगा। यानी ये भारत, प्यारा सा भारत है, तो इस प्यारा सा भारत को छोड़िए पूरी तरह से कवर करने का काम करेगा। तो हमारा प्यारा सा भारत को पूरी तरह से कवर करेगा, ठीक है। इंडिया एआई मिशन, अभी देखिए एआई वगैरह टेक्नोलॉजी वगैरह थोड़ा न्यूज में ज्यादा है, इसलिए उनसे रिलेटेड कोई भी बात को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मिशन किस क्षेत्र में विकास से संबंधित है। एआई मिशन, यहाँ पर एआई हिंदी वाले, एआई मिशन किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है। इंडिया एआई मिशन इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ विच फील्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड से रिलेटेड है। बिहार बजट 2025-26 में अधिकतम धनराशि किस क्षेत्र को दी गई है। बिहार बजट 2025 में मैक्सिमम फंड एलोकेटेड टू विच सेक्टर, तो ये एजुकेशन सेक्टर को दिया गया है। एजुकेशन सेक्टर को लगभग 60,934 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कि कुल बजट के 19.2% है। आप लोग 964, 34 नहीं 964, आप लोग देख लीजिए सेकंड नंबर पे कौन है, हेल्थ, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, एनर्जी, ठीक है ना। तो ये सेकंड नंबर पे भी याद रखना है कि स्वास्थ्य को लगभग 6.4% हिस्सेदारी टोटल बजट से दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2025 में पटना में कौन सा मुख्य आधारभूत परियोजना शुरू हुई है। मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन पटना, जिसका उदाहरण है कल जो नीतीश कुमार जी ने, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कल पटना मेट्रो रेलवे का उद्घाटन किया, और वो रेलवे पाटलिपुत्रा स्टेशन से चलेगी, अभी 3 स्टेशन को कवर कर रही है। ये आपका सोमवार 6 तारीख को ये चीजें हुई है, इस 6 तारीख को ये न्यूज आया था, तो ये 6 तारीख का न्यूज है, आज आप लोग देख रहे हैं 7 तारीख है, ठीक है ना। व्हाट इज बिहार गवर्नमेंट न्यू स्कीम फॉर एल्डरली कॉल्ड, बिहार सरकार ने बुजुर्गों के लिए नई योजना का क्या नाम दिया है। इसको दिया है वृद्धजन पेंशन योजना, वृद्धजन पेंशन योजना, जिसमें अभी मोदी जी आए थे तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने बताया कि बिहार में किस तरह से बुजुर्गों को अपलिफ्ट करने के लिए वो 400 से जो पेंशन है उसको 1100 रुपए कर रहे हैं, और ये लागू हो चुका है, और इसमें वही लोग बेनिफिशियरी होंगे जो 60 इयर्स प्लस होंगे, ठीक है। ये तो आप लोग सबको पता है, कौन नहीं होंगे ये सवाल में बहुत बार पूछा जा चुका है अदर स्कीम्स में कि कौन बेनिफिशियरी नहीं होते हैं। तो जो कोई पेंशन धारक हो वो बेनिफिशियरी नहीं होगा। जब उनके घर से कोई फैमिली पेंशन आ रहा हो, जैसे किसी का पुत्र वीरगति को प्राप्त हुए हैं सेना में, उनके घर उनके पिता को पेंशन मिल रहा है, उनके उन्हें नहीं, किसी की कोई ओल्ड एज में कोई दादाजी हैं जो 65-70 साल में हैं, उनको पेंशन मिल रहा था, बट वो डेथ कर गए, तो वो दादी जी को पेंशन अब नहीं मिल, उनको ये वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक फैमिली पेंशन धारक हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा, तो उन्हीं लोग को मिलेगा कि जो बेरोजगार टाइप
ऐसी अब बुढ़ापे में रह गए उनको मिलेगा, ठीक है। हाउ मेनी एयरपोर्ट्स आर प्लान टू बी बिल्ड इन बिहार? 2025 की घोषणाओं के अनुसार बिहार में कितने हवाई अड्डे बनाने जाने की बात की गई है 25 के अनुसार? तो सम्राट चौधरी जी जब माननीय वित्त मंत्री जी जब बजट को पेश कर रहे थे, इकोनॉमिक सर्वे जब बजट उन्होंने पेश किया, इकोनॉमिक सर्वे में भी हालांकि उन्होंने हल्की हल्की बातें की थी, लेकिन बजट में उन्होंने अच्छे से बात किया कि 15 एयरपोर्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसमें 7 माइनर एयरपोर्ट बनेगा, छोटे छोटे एयरपोर्ट बनेंगे, और ये प्रोजेक्ट जो है बिहार को एयर एविएशन में बहुत ऊंचा पहुंचाएगा। हम लोग देख रहे हैं, वी आर लुकिंग कि बिहार कितना ज्यादा ट्रांसपोर्ट से लेकर के पिछड़ा हुआ है। अगर आप वंदे भारत ट्रेन में ट्रैवल करोगे बिहार का, तो वो लग्जरी नहीं है जो लग्जरी दिल्ली से पंजाब वाले में है, जो दिल्ली से बनारस वाले में। एक बार ट्रेन दे दिया, मेंटेनेंस इज वेरी लो, मेंटेनेंस लो है। जो बिहार के लिए बसें चलती है दिल्ली से, उस बसेस को देख लो एक बार आप, बसेस में किसी तरह का कोई एमिनिटीज नहीं है, कोई फैसिलिटीज नहीं है। तो पीपल आर लुकिंग बिहार लाइक ये मजदूरों का शहर है, मजदूरों का राज्य है। वी हैव टू चेंज द माइंडसेट बाय इंफ्रास्ट्रक्चर, बाय एजुकेशन। जिस तरह से इस बार एजुकेशन में 19.2 हमने हिस्सेदारी दी है बजट में, इसी प्रकार से हमें और भी चीजों में हिस्सेदारी को बढ़ाना होगा। वीमेन इंपावरमेंट, महिला की सशक्तिकरण, हम लोग मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के थ्रू महिलाओं को 10,000 रुपए देने का काम किए हैं ताकि रोजगार बढ़े। तो हम लोग का स्टेप ही हम लोग का बिहार को आगे बढ़ाएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ बिहार have to stand, we have to stand with a very bold and energetic way। हम लोग को एकदम दृढ़ता के साथ खड़ा होना होगा, तभी जाकर के बिहार का उन्नति होगा। हम लोग का माइंडसेट ही हम लोग का बिहार को बदल सकता है। Which state level scheme is aim to empowering women in बिहार? वही सवाल है, बिहार में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी राज्य स्तरीय योजना कौन सी है? तो नारी सशक्ति योजना, नारी शक्ति योजना, नारी शक्ति योजना, जिसको मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना भी कहा जाता है, जिसमें जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस में अब खुद को रजिस्टर की है, जिसको हम लोग गांव में क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं। समूह में जो रजिस्टर्ड है उन्हें इसका लाभ होगा, फॉर्म है, भरना है, सब चीज भर के लाभ होगा, और पैसा लेकर के सोना के सिकड़ी और पायल किनने मत चल जाइएगा आप लोग। ये पैसा इसलिए दिया गया है कि आप निपुण हो जिसमें, उस कार्य को करो, अपने लोकल आर्ट को आप लोग एक्सप्लोर करो। ये नहीं कि 10,000 रुपया सरकार से मिला, अगर आपका बेटी है, दामाद है, तो भेज दिए मिठाई, भेज दिए बेटी दामाद को खुश करने के लिए कुछ और, बेटा को दे दिए कि जाओ बेटा मोबाइल बनवा लो, मोबाइल खरीद लो, कुछ भी कर लो। तो दीज स्कीम्स आर फॉर द अपलिफ्टिंग द वीमेन, अपलिफ्टमेंट ऑफ वीमेन, ना कि आपके शौक को पूरा करने के लिए सरकार दे रहा है। शौक को आप पूरा करिए ना, 10,000 रुपए दिया है, छठी माँ का पर्व आ रहा है, आप उसमें बनाइए सूप, बनाइए दौरा, बढ़िया बढ़िया कलरफुल डिजाइन का सूप बनाइए, कलरफुल डिजाइन का दौरा बनाइए, आपके अंदर है क्षमता तो, और उससे आप कमाइए, और उससे आप अपने बेटी दामाद को और अपने बेटा को और बहू को उसमें गिफ्ट करिए। द गवर्नमेंट हैज गिवन यू ग्रांट, हेल्प, जो सरकार आपसे वापस नहीं ले रही है उसे ग्रांट कहते हैं, उसे सरकार के तरफ से योगदान राशि कहते हैं। उस राशि को आपको सही जगह इस्तेमाल करना होगा, ना कि आप उस राशि का मिसयूज करें। दिस आर द कंसर्न, और इसका बहुत बेहतरीन यूज कर रही हैं हमारी मधुबनी की माता बहनें, सहरसा की माता बहनें, सुपौल की माता बहनें। द मधुबनी आर्ट इज ग्लोरिंग बिकॉज, मधुबनी आर्ट इसलिए आज बहुत फ्लरिश कर रहा है, बहुत अच्छे अपने शरण पे है, अपने चरण सीमा पे है, क्योंकि वहां की औरतें उसको आगे बढ़ा रही है। सरकार की हेल्प से उन लोगों ने घर में पायल खरीद के नहीं लाया, घर में कलर खरीद के लाया। अगर आप रंगोगे तो खुशी का रंग आपके घर में बिखरेगा। दिस आर द लिटिल थिंग्स, ये छोटे छोटे पहलू हैं जिसपे आपको देना होगा ध्यान, तभी सरकार भी आपको काम करेगी। नहीं तो सरकार के लिए चिल्लाते रहिए कि दिस गवर्नमेंट इज नॉट बेटर, दिस गवर्नमेंट इज नॉट गुड, दैट वाज द गुड वन, चिल्लाते रहिए,
कि ये सरकार बढ़िया नहीं है, पिछली सरकार बहुत अच्छी थी, फिर से उसी को लाओ, या पिछले सरकार को 2 साल 2 टर्म के बाद लाएंगे, ये सरकार अच्छी नहीं है, अच्छी है। तो निगेटिव एंड पॉजिटिव इज एवरीवेयर। और बाय द वे गवर्नमेंट से हमें एक बात याद आया, 6 और 11 तारीख को चुनाव होने जा रहा है बिहार में, डेट अनाउंस हो गया है, 121 चरणों पे शायद 6 तारीख को होगा, एंड द रेस्ट वन विल बी ऑन 11 नवंबर। बीइंग अ सिटीजन, गुड सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द रेसिडेंट ऑफ बिहार, आपको ये जानना चाहिए कि आपके यहाँ चुनाव कब है। आप लोग जहां जहां जिस जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से है आप लोग पता करिए, और इसकी पूरी लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी। ये जो आपका करंट अफेयर है, ये आपको एट द रेट सिविल संग्राम यहीं पर आपको मिलेगा। बिना स्पेस दिए एट द रेट लगा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, आपको ये वीडियो मिलेगा, उससे उस तक आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, और आपको कुछ कुछ करंट अफेयर भी मिलेगा इससे रिलेटेड जो एक चुनाव होने जा रहा है, उसमें वहां से भी कुछ सवाल बनता है। इसलिए कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे बिहार में, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं बिहार ओरिएंटेड एग्जाम में कि इस बार टोटल चुनाव पहले चरण में कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे हुए। तो ये सब चीजें लगभग आपको उसमें दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आइए, भारत ने जुलाई 2025 में किस देश के साथ मुफ्त व्यापार समझौता किया है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन विच कंट्री द इंडिया हैज कमेंट नाउ। तो यूनाइटेड किंगडम से हम लोग यूके से किए हैं, ब्रिटेन से हम लोगों ने किया है ये चीज, ठीक है। 2025 में आर्थिक संकट के दौरान भारत ने किस पड़ोसी देश का समर्थन दिया या उसे मदद किया। विच नेबरिंग कंट्री डिड इंडिया एक्सटेंड सपोर्ट टू ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस तो भैया पहला वाला ऑप्शन में तो जिंदगी भर रहता है, इसको हम लोग तो कभी ना करें, बिकॉज देयर बिहेवियर टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी, देयर बिहेवियर टुवर्ड्स अ कंट्री इतना गंदा है, इसलिए हम लोग तो कभी इसको सपने में भी ना सोचे। नेपाल रिश्ता थोड़ा बहुत खटमिट अभी किया है, बट वी हैव सोन आर इंटरेस्ट टू श्रीलंका। हम लोग श्रीलंका के साथ गए और श्रीलंका को मदद किया जब उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस थे। हम लोगों ने यहाँ पर फूड, मेडिसिन, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल के साथ इन लोगों का मदद किया हम लोगों ने, और बहुत अच्छी हम लोगों ने अपनी पड़ोसी धर्म होने का, नेबरिंग कंट्री होने का धर्म को निभाया। जून 2025 में चौथी इंडिया सेंट्रल एशिया संवाद किस शहर में आयोजित किया है। इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग वाज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो ये हुआ है विच सिटी, इंडिया नहीं, न्यू दिल्ली। अगर भारत पूछ दिया तो ये ऑप्शन दोनों तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो किस सिटी में हुआ है, तो न्यू दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। अगस्त 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट कितने प्रतिशत पर रखा। आरबीआई हैज मेंटेन द रेपो रेट इन अगस्त, कितना परसेंट। भैया एक सवाल आता है, सर रेपो रेट क्या होता है, इकोनॉमिक्स वाला तो आप लोग कैसे ही टफ लगता है, तो आप लोग अगर अभी जल्दी में हैं तो सिविल संग्राम के प्लेलिस्ट में जाकर के इकोनॉमिक्स हम स्वयं पढ़ाए हैं आपको, आप जाकर के वहां से ये सब कंसेप्ट को समझ सकते हैं। ये रेपो रेट क्या है, रेपो रेट एक मॉनेटरी टूल होता है आरबीआई का। आरबीआई का एक चाबी है जो चाबी ऐंठते रहता है, घुमाते रहता है। जब लगता है कि मार्केट में महंगाई बहुत है, रुपया पानी की तरफ बह रहा है, तब चाबी को टाइट कर देगा, पैसा को टाइट कर देगा, तो पैसा मार्केट से खींचा जाएगा। तो ये एक झुंझुना है, ये एक टूल है जो आरबीआई मेंटेन करती है कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा मार्केट से पैसा खींचने के लिए, तरलता, लिक्विडिटी जिसको बोलते हैं, लिक्विडिटी को कम करने के लिए ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब क्या है, ये सब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स। ये क्वांटिटेटिव टूल्स में आता है जिससे क्वांटिटी को, पैसा का क्वांटिटी को कम किया जाए। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण खरीद दर, पुनः खरीदी दर, यही शायद बोलते हैं, आप लोग कंफर्म करिएगा, यही बोलते हैं पुनः खरीदी दर। हाँ, पुनः खरीदी दर ही इसको बोलते हैं, रेपो रेट को। रेपो रेट, सरकार इसमें रेपो रेट अब है क्या सर ये पुनः खरीदी दर, आप तो बहुत अच्छे से बता रहे हो कि ऐसा होता है तो सरकार ये करती है, लेकिन इस दर में सरकार करती क्या है, इस रेट पे सरकार करती क्या है, तो आइए बात को समझिए। सरकार क्या करती है, मान लीजिए एसबीआई आपका प्यारा सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लंच टाइम वाला बैंक, आरबीआई के पास जाता है, बोलता है भैया भैया हमारे पास पैसा खत्म हो गया है, जनता बहुत तंग कर रहा है, हमको 1000 करोड़ हमको दे दीजिए, 1000 करोड़ हमको दे दीजिए। आरबीआई बोला कि हम तो है ही सबका दाता, सबको पैसा बांटते ही हैं, तुम ले जाओ, लेकिन ले जाओगे तो तुमको
आज का जो रेट चल रहा है बैंक रेट नहीं, बैंक का प्रतिशत जो चल रहा है उस हिसाब से आपको 5.50 जो चल रहा है इस पे आपको हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इतना परसेंट पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बोला भैया ठीक है हम दे देंगे आपको इंटरेस्ट। तो इसी को बोलते हैं रेपो रेट, इसी को बोलते हैं पुनः खरीदी दर। जब कॉमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी ये सब बैंकें जाकर आरबीआई से पैसा लेती है, उधार लेती है, तब आरबीआई उस पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। एक इसका उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। केमिस्ट आपको यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। रिवर्स आरआर, रिवर्स यानी उल्टा। मान लीजिए एसबीआई के पास बहुत पैसा है, एसबीआई के पास, एसबीआई क्या की, आरबीआई को पैसा दे दी। काहे दे देगा भैया, इसके पास 10,000 करोड़ एक्स्ट्रा था, कोई लोन ले नहीं रहा था, लोन वोन देकर भी इसको महीने महीने बहुत पैसा बच रहा था। इसने क्या किया कि वापस इसको दे दिया, रिवर्स कर दिया। तो आरबीआई बोलेगा कि भाई तुम्हारा पैसा मेरे पास पार्क है, इकोनॉमिक्स में बोलते हैं पार्क योर मनी। तो यहाँ पर हिज मनी इज पार्क विद द आरबीआई, आरबीआई के पास उसका मनी पार्क है। तो क्या करेगा आरबीआई, आरबीआई बोलेगा कि तुम कुछ हमसे क्या ले लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो, 2%, 4% जो भी होगा ले लो। तो इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो अभी हम लोग का 5.50 है। अब बताइए अगर रेपो रेट बढ़ा देती है सरकार, पढ़ते हैं ना आप लोग न्यूज़पेपर में, द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द रेपो रेट बाय 50 बेसिकल पॉइंट, ऐसे 0.50, अगर इसमें बढ़ जाएगा तो 6% हो जाएगा। तो जब रेपो रेट महंगा होगा, यानी एसबीआई को आरबीआई ने दिया है 5.50 पे, समझिए बात को। तो ये हम लोग को, जनता को, पीपल को ये कैसे देगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कम से कम 7.5, 6.5 और 7.5 पे देगा, इतना परसेंट पे देगा हम लोग को। रखेगा ना भाई 50% अपना ऑपरेशनल कॉस्ट एसबीआई, 0.5%, 50% बोल रहे हैं सॉरी, 0.5%। तो यही है, तो इसीलिए रेपो रेट महंगा होगा तो हम लोग को लोन मिलेगा महंगा, इसीलिए सरकार को इस पे कंट्रोल करती है, इस पे ध्यान देती है। आइए 2025 में भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक किस आंकड़े पर पहुंचा, यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स किस रैंक पे है, तो ये 67 पे। पहले कितना पे था 2024-25 पे, 64.2 पे था पहले 2024-25 में। कितना परसेंट घटा है, 4.3%। ये बार बार आपको हम हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि अदर पीसीएस एग्जाम एंड अदर स्टेट एग्जाम में, यूपी में अभी जस्ट आरओ का एग्जाम हुआ है, उसमें ये सवाल को पूछ दिया गया है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो जिस तरह से आरओ एक यूपी पीसीएस का सिलेबस से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा कम है, उसी तरह से एईडीओ का जो तैयारी कर रहे हैं, टीआरई का तैयारी कर रहे हैं, एसआई का तैयारी कर रहे हैं, वो भी बीपीएससी के सिलेबस से कम है, थोड़ा सा कम है, थोड़ा बहुत एसआई में मार्जिन है, टीआरई में मार्जिन है, लेकिन उसी पैटर्न पे थोड़ा बहुत कम है, लेकिन पढ़ना सब कुछ वही है। तो ऐसे सवाल भी आपसे भी पूछे जा सकते हैं, बीपीएससी में तो बहुत बार पूछे गए हैं इस तरह का। 2025 में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए आयकर का मानक कटौती कितनी है, बहुत रिडक्शन होने वाला है, कितना होने वाला है 2025 में, 75,000 का, 2025 से 75,000 का सैलरी डिडक्शन होने वाला है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग कितने प्रतिशत का जीडीपी वृद्धि दर्ज की है, इंडिया रिकॉर्डेड अ जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26, कितने परसेंट पे, तो 6.8% का वृद्धि हम लोगों ने दर्ज किया। ये फैक्चुअल डेटा है, याद रखिएगा, बीपीएससी को बहुत प्यार है ऐसे ऐसे डेटाओं से पूछने का, और साल भर पुरानका पूछेगा, नए का नहीं पूछता है, पुरान के पूछेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा। 2025 में सूक्ष्म उद्यमों के लिए मुद्रा श्रेणी की सीमा कितनी बढ़ाई गई है, व्हाट इज द मुद्रा लोन लिमिट इंक्रीज टू द माइक्रो इंटरप्राइजेस, कितना बढ़ाई गई है, कितना बढ़ाई गई है, 10 लाख बढ़ाई गई है। पहले कितना था, 10 लाख टोटल था, उसमें 10 लाख बढ़ाया गया है, अभी कितना है 20 लाख, अभी कितना है 20 लाख है। तो बढ़ाई कितनी गई है, 10 बढ़ाई गई है, तो आपको पता होगा तब ना कि अभी कितना है, अभी 20 है, तो 10 बढ़ाया गया है पीछे से। दिसंबर 2025 के लिए निर्धारित गगनयान G1 मिशन
किस संगठन के संबंधित है? हमारा प्यारा इसरो। The Gaganyaan mission G1 scheduled for December 2025 is related to which organization? My love ISRO. इंडिया एआई मिशन अनुसंधान के लिए कितने जीपीयू तैनात करेगा? इंडिया एआई मिशन एम टू डिप्लॉय हाउ मेनी जीपीयू फॉर एआई रिसर्च? 38,000 प्लस। नरेंद्र मोदी आर रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त को इस बार जब भाषण दे रहे थे फिर इसका जिक्र किए थे, इसलिए फिर करंट में आया। ये पिछले साल का न्यूज है, पिछले साल मोदी जी ने इसको विस्तार रूप में इसी पे बात किया था, लेकिन 15 अगस्त को ये एक बार फिर उनके मुंह से निकला है। तो जो हमारा पीएम, हमारा होम मिनिस्टर, हमारा राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, जो जो बातें उन लोग कर रहे हैं, और हमारे राज्य का चीफ मिनिस्टर, राज्य का होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, इनकी बातों पर ध्यान देना है, इनकी बातों पे नजर रखना है। आप अगर सोशल मीडिया चला रहे हैं तो एक छोटा सा ट्विटर एक्स आप इंस्टॉल कर लीजिए, और जिनको जिनको हम बोल रहे हैं उनको फॉलो कर लीजिए। सोने से पहले एक बार इन लोग का अपडेट आप ले लीजिए कि आज ट्विटर पे इन्होंने क्या कहा, ठीक है? तो इनके अपडेट्स को लेते चलिए। होम मिनिस्टर का अपडेट जरूरी है आपके पास, डिफेंस मिनिस्टर का अपडेट जरूरी। डिफेंस मिनिस्टर तो आज कोई ट्वीट नहीं किए हैं शायद, एक ट्वीट किए हैं मॉर्निंग में 11 बजे आसपास। तो अमित शाह जी तो करते रहते हैं लगातार ट्वीट, ठीक है ना? कहीं बाढ़ आता है तो वो ट्वीट करते हैं, तो उसमें वो क्या है, कुछ योजनाओं को वो मेंशन करते हैं, कुछ रिलीफ फंड का मेंशन करते हैं। तो सवाल वहीं से बनता है, क्योंकि सवाल बनाने वाला कभी भी जो सत्ता में है उन्हीं को फॉलो करता है, उन्हीं के पॉलिसीज को फॉलो करता है, बिसाइड्स एनीथिंग। बाकी चीजों को नजरअंदाज करते हुए ये सब चीजों को आप लोग जरूर देखिए। बाकी चीजों को नजरअंदाज आप कर भी सकते हैं, लेकिन ये सब चीजों को नहीं। जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है उनकी एक्स हैंडल को आप जरूर फॉलो करें, उनके एक्स हैंडल को फॉलो करें या ना करें, गो थ्रू जरूर करें। ऐसा सॉरी, ऐसा कोई लॉक लगा हुआ नहीं है इंस्टाग्राम जैसा कि बिना फॉलो किए नहीं खुलेगा। उनके एक्स हैंडल को आप लोग जरूर देखें, या उनके द्वारा कोई भी पोस्ट किया गया है तो जरूर देखें। 21 जनवरी में वैश्विक स्पीड डॉकिंग में भारत ने कौन सी उपलब्धि हासिल की है? अचीवमेंट डिड इंडिया सिक्योर इन ग्लोबल स्पेस डॉकिंग इन जनवरी। 4th आया है भारत, भारत 4th आया है, चौथा, ठीक है? फैक्चुअल सवाल है। भारत कैंसर जीनोम एटलस, भारत कैंसर जीनोम एटलस किस रोग का अनुसंधान से संबंधित है? रिलेटेड टू विच रिसर्च इंडिजीज? स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जनवरी 2025 में आयोजित स्पैडेक्स मिशन किस कार्य से संबंधित है? मिशन प्लान इन जनवरी इज रिलेटेड टू विच एक्टिविटी? इट इज रिलेटेड टू अंतरिक्ष डॉकिंग, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है? 2025 में जल आयु नीति के लिए पैट का स्थान पर कौन सी योजना लागू? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, इसका नहीं, बीपीएससी का नहीं, पिछले सवाल अदर स्टेट में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विच स्कीम रिप्लेस पैट फॉर क्लाइमेट पॉलिसी चेंज? अभी ये न्यूज में है पैट, क्लाइमेट पॉलिसी के बार बार ये सवाल रहा है, और कार्बन क्रेडिट योजना, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, ये बार बार न्यूज में रहा है, और बहुत बार ये सेम पूछा गया है अदर स्टेट में, ठीक है ना? तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। सेम ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी एक बार पूछा गया है, कार्बन क्रेडिटिंग, है ना? तो ये सब चीजें जो है ना इन्वायरमेंट से रिलेटेड किसी भी कमीशन को बहुत प्रेम है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए हर कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इथेनॉल ब्लेंडिंग आप लोग देख रहे हैं ना, जितना भी बाइक और स्कूटी खरीदेगा उस पर E20 टंकी पर आपका इस तरह का लिखा हुआ रहेगा, इस तरह का E20, यानी इथेनॉल का ब्लेंडिंग हम लोग 20% अचीव कर रहे हैं, ठीक है ना? इसलिए 2025 में भारत पराली जलाने को रोकथाम किस राज्य का नेतृत्व किया? हरियाणा, वेल्डन हरियाणा, हरियाणा ने इसका बागडोर को अच्छे से निभाया है। पराली आप लोग समझ रहे हैं, खेत में हम लोग धान काटते हैं ना, तो धान काट के जो पुआर बचता है ना, पुआर पोरा, वही पोरा है ये, उसी पोरा को हम लोग क्या कर रहे हैं, जलाते हैं। आपका अगर हार्वेस्टिंग हो गया है तो जलाना पड़ेगा, अगर आप जड़ से कटवाए हैं तो आप कुटी कटवाइएगा, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गौ माता का सेवा बहुत कर रहे हैं आप अच्छे से। अगर आप उसको कटवा कर कुटी बनवा रहे हैं, तो गाय का चारा बना रहे हैं आप, तो अगर आप उसे हार्वेस्टर से कटवा करके उसी जमीन पे उसे जला देते हो, देन यू आर डूइंग अ क्राइम, यू आर डूइंग अ सिन, आप एक पाप कर रहे हो, एंड यू आर मेकिंग द इन्वायरमेंट
सो डर्टी, आप इन्वायरमेंट को इतना डर्टी कर रहे हैं, और इन्वायरमेंट को डर्टी करते करते साथ आप भारत का यूनियन लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे आप भारत को शर्मनाक महसूस करा रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग का ग्लोबल लेवल पे इस तरह का बात उठेगा कि भारत जो है कार्बन इमिशन में बहुत ज्यादा ऊंचा हो चुका है, जिसमें बिहार, यूपी, झारखंड, इधर एमपी, ये सब कुछ जिलों का नाम है, तो भारत के साथ साथ हमारे छोटे से प्यारे से राज्य बिहार का, यूपी का, झारखंड का, इन सब का भी नाम बदनाम होगा। तो वी हैव टू शो द कल्चर, हम लोग को अपना संस्कृति को दिखाना है। अरे इसको आपके यहाँ नहीं है, आप तो इसको पुआल को क्या करिए, आप लोग इसको खेत में सड़ने छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा मैन्योर का काम करेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग मैन्योर कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी पहल है जो कोई करना नहीं चाहता है, माचिस बार दिए, हा 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 करके लहर गया, अब बैठ के तमाशा देख रहे हैं, खैनी बना रहे हैं, सब जर्ग लो हो, that type of thinking of the people are here। सब लकड़ी लेकर ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि सब जलाओ सब जलाओ, सब उसमें 2-3 को बोरा भी लाके डाल दे रहा है, यो जल जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ माइंड थिंकिंग आर डिस्ट्रॉइंग द इन्वायरमेंट। 2025 में प्रोजेक्ट टाइगर के लिए बढ़ा हुआ आवंटन कितना है, यानी एलोकेशन फंड प्रोजेक्ट टाइगर के लिए 2025 में बढ़ाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर के लिए अभी आप लोग को भी मिलेगा, बिहार में भी कैमूर को लेकर के कि प्रोजेक्ट रिजर्व, टाइगर रिजर्व को लेकर के, सेकेंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर के कैमूर में चल रहा है बात, और वो जल्दी अप्रूव्ड हो जाएगा। 290 करोड़ वही बनेगा, कैमूर में ही बनेगा। पर्यावरण ऑडिट नियम 2025 किस महीने में जारी किया? अगस्त में किया गया है, इन्वायरमेंट और ऑडिट रूल्स, ठीक है, ये 2025 में चालू किया गया। तमिलनाडु में उत्कृष्टता केंद्र किस प्रजाति के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है? द सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन तमिलनाडु वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ विच स्पीसीज? हॉर्नबिल, हॉर्नबिल के लिए। देखिए जो भी स्पीसीज न्यूज में रहेगा, जो भी स्पीसीज न्यूज में रहेगा, तमिलनाडु का हो, झारखंड का हो, वेस्ट बंगाल का हो, खास करके साउथ में ज्यादा हो, उधर थोड़ा सा ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं भाई, लिटरेसी रेट है तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। साउथ में लिटरेसी रेट अच्छा है, विमेन का अच्छा है, मेल का अच्छा है, तो वहां हॉर्नबिल को रिजर्व करने का काम किया गया है। चलिए 2025-26 के लिए रक्षा बजट लगभग कितना था? कितना था 2000? द डिफेंस बजट फॉर 2025 अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? 6,81,210 करोड़। ये बहुत फेमस था, ये बहुत फेमस था, 6,81,210 करोड़। ये बहुत फेमस था क्योंकि बार बार प्रिंट मीडिया में इस तरह कहा रहता है 6,81,010 करोड़ है भारत, भारत, अब भारत को कोई नहीं हराएगा, इस तरह का बहुत चला था, 2-3 महीना ट्रेंड चला था। तो ये आंकड़ा सबको याद रहना चाहिए। 2025-26 में घोषित मिशन दूरदर्शन चक्र का लक्ष्य 2035 तक क्या हासिल करना है? मिशन सुदर्शन चक्र अनाउंस्ड इन 2025 एम टू अचीव व्हाट बाय 2035? ये नेशनल सिक्योरिटी शील्ड, अभी आपको हम जैसे कि बताएं कि राष्ट्रीय सुरक्षा कवच, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल थ्रेट को देखते हुए, और खासकर इंटरनल थ्रेट तो अब लगभग खत्म हो गया, नक्सलिज्म लगभग खत्म हो गया हम लोग का, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज द मेन वजह फॉर नेशनल सिक्योरिटी शील्ड। तो ऑपरेशन सिंदूर will not be forgotten by every Indians and the every army. The India-Pakistan match will not be forgotten by everyone, the which has been in the last couple of weeks ago। पीछे जो हुआ उसमें हम लोगों ने देखा किस तरह से दार ब्रेव सोल्जर 1-1.5 महीना पहले ऑपरेशन सिंदूर का, उसके बाद इंडियन प्लेयर्स एंड द टीम हैज हाउ शोज देयर इंटीग्रिटी टू द इंडियन फैमिली, इंडियन आर्मी, ठीक है। तो ये सब चीजें चलती रहेगी, ये एक श्रद्धांजलि होता है, ये कि प्रेम है हमारे भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा, हमारे भारतीय के द्वारा, एंड वी हैव आल्सो सपोर्ट देम, वी हैव टू आल्सो सपोर्ट देम, सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो खिलाड़ी के स्वरूप में हो या फिर वो सेनानी के स्वरूप में हो। तो आई होप ये लेक्चर यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, और टेलीग्राम चैनल यही है, आप लोग इसको स्कैन कर लीजिए ताकि यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। और ऑफलाइन सेंटर हमारा आ चुका है बिहार में, प्यारा सा बिहार वासियों के लिए, वो गया में आ चुका है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अपोजिट में, गया कॉलेज मोड़ पे। एंड इफ यू फील एनी डाउट, किसी तरह का कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो, चुपचाप इस नंबर पे फोन लगाना है, इधर यू आर माई स्टूडेंट इनरोल्ड और नॉट, अगर आप मेरे स्टूडेंट इनरोल्ड हो या ना हो, इट डजेंट मैटर, आपको यहाँ पर इस पे फोन करके आप पूछ सकते हैं एनी डाउट रिगार्डिंग आपके एग्जाम, एनी डाउट रिगार्डिंग योर सिलेबस, एनी डाउट रिगार्डिंग योर फॉर्म फिलिंग, किसी भी एग्जाम का,
तो आप लोग यहाँ से पूछ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स वहाँ वीडियोस का और यहाँ पर सारी बातें मिलते रहेंगे। आई होप आप लोग को ये कहानी, ये लेक्चर बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा हो। और इसी तरह से डोज नंबर 2 बाय डॉक्टर गिरिजेश विल बी गिवन इन नेक्स्ट अपकमिंग डेज। दूसरे दिन आपको ओवरडोज नहीं करना है ना, ओवरडोज नहीं होगा। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड until you get selected. Thank you very much.